पहले दोस्तों आज हम आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2। ये पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब है जो फर्म में पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पहला पार्ट। ये देखो, इसमें दे रखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब कि मान लो किसी कंपनी में 2 पार्टनर हैं, वो उनका शेयर है 2:3 है, 2:3 है। अब कोई अगला पार्टनर आता है तो अगले पार्टनर आने पर इन्हें अपनी रेशियो क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। उस रेशियो पर भी ये बांट नहीं सकते हैं। ऐसे अगला है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जब ज्वाइन होता है तब रेशियो चेंज होती है। अगला रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर, जब कोई पुराने पार्टनर होते हैं वो उस फर्म को छोड़ के आते हैं तो उससे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जब फर्म को छोड़ के जाना या फर्म में कोई पार्टनर का आना, दोनों में जब रेशियो चेंज होती है तो उसे बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आगे कब पढ़ते हैं, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब इसे चेंज किया जाता है। और एमलगेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। एमलगेशन मतलब होता है किसी 2 फर्म को एक साथ वो हो जाना, जुड़ जाना, उसे बोलते हैं एमलगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगला क्या दे रखा है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक ये एडजस्टमेंट रिक्वायर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज उस समय जो एडजस्टमेंट होती है वो क्या क्या होती है। एक तो पहला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। दूसरा होता है अपनी गुडविल कैलकुलेट करना। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। जो हमारे फालतू के पैसा आता है, ऊपरी पैसा आता है या वैसे कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट होता है उन सबको बांटना पार्टनर के अंदर, उसे बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट। एक अगला है अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन। इसमें एसेट और लायबिलिटी की बढ़ती घटती वैल्यू को दिखाया जाता है हर साल। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, इसमें कैपिटल को भी दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, यह वो रेशियो होता है जिसमें 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर नए पार्टनर को अपना शेयर देते हैं। क्या देते हैं, अपना शेयर देते हैं, उसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगला टॉपिक है गेनिंग रेशियो। इसमें क्या होता है, तीनों पार्टनर जो होते हैं, तीनों में से कोई एक जाता है बाहर, रिटायर हो जाता है, उसका जो शेयर होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगला, अब हम आते हैं अपने इलिस्ट्रेशन पे। तो इलिस्ट्रेशन करने से पहले हम सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारी इलिस्ट्रेशन करेंगे। तो थ्योरी में अब रह गया गुडविल। गुडविल क्या होती है, एक तरह की वो होती है, मान लो आपने कोई फर्म खोली, फर्म खोलने का उसे 3-4 साल चलाया, 3-4 साल चलाने के बाद उस तुम्हारी फर्म का क्या एक नाम बन गया, एक रेपुटेशन बन गई, उसे बोलते हैं गुडविल। ये देखो पढ़ो उसकी मीनिंग। गुडविल मीन्स द गुड नेम या रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क, हॉनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। ऑनर में कोई लालचपन नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करेगा तो उसकी गुडविल और अच्छी बनेगी। अगर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शन ऑफ रेपुटेशन। इसका मतलब है कि गुडविल जो होती है वो हमें फ़ायदा देती है कब, अपने बिजनेस को बढ़ाने में और लोगों से कनेक्शन करने में। अब पढ़ते हैं हम अगला। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर से पहले एक और मीनिंग वो देख लो। ये लॉर्ड एल्डन ने दी है ये थ्योरी। गुडविल इज़ नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी। गुडविल एक प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं है, बल्कि द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। इसका मतलब है कि जो ओल्ड कस्टमर है वो उसी जगह आएंगे जहाँ माल अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं फीचर ऑफ गुडविल। फीचर ऑफ गुडविल में क्या है, पहला है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। गुडविल को हम देख नहीं सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, etc। अगला है इट इज़ वैल्यूबल एसेट। वैल्यूबल मतलब होता है ये पैसे के माप में मापी जा सकती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल के होने से हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लो तुम्हारी कंपनी हो 3-4 साल, तो तुम्हारा नाम बन गया है, तो अब तुम बहुत सारे पैसा कमा सकते हो उस नाम से। अब तुम्हारे सामने किसी ने फर्म खोल लिया और उसका कोई नाम ही नहीं चल रहा, तो वो इतनी वो नहीं होगी, उसकी गुडविल इतनी तेज़ नहीं है कि वो हमारी जितना नाम कमा ले। हाँ, अगला, इनमें तो बस इतने ही पॉइंट पढ़ लो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑन गुडविल। ये मापना मुश्किल है कि गुडविल को कहाँ बनाया जा सकता है। जगह वहाँ होनी चाहिए जहाँ कोई भी चीज़ ऐसी हो जो हमसे अलग हो।
वहाँ पर प्लेस करना चाहिए हमें गुडविल को। अच्छा, ये है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नाम बताया, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल है, इसे हम छू नहीं सकते। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन नॉट सीन और टच। और इसे क्या बोलते हैं? इट इज़ नॉट फिक्टियस एसेट बिकॉज फिक्टियस एसेट डू नॉट हैव अ वैल्यू। क्योंकि फिक्टियस एसेट क्या होती है? वैल्यू नहीं होती है। अब आ जाते हैं हम अपने फैक्टर में। तो अब आ जाते हैं हम अपने फैक्टर में। पहला पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस करने पर एक अच्छी सी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर पता चले कि बिजनेस हो सकता है और चल सकता है। अगला एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस बंदे भी होने चाहिए, जैसे कि BOD, CEO, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्गविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में एक लॉन्गविटी होनी चाहिए। लॉन्गविटी मतलब कई सालों तक बिजनेस चलना चाहिए। कई सालों तक बिजनेस चलेगा तो तुम्हारी गुडविल अच्छी बनेगी, जिसे आप उसे सदियों से आगे तक बढ़ा सकते हैं। नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स कैसे होने चाहिए? रोज़ाना डील होनी चाहिए, डेली यूज़ के होने चाहिए। डिमांड होने पर वो गुड्स पहले से होने चाहिए ताकि कस्टमर को इधर उधर बाहर करना ना पड़े। अगला, और रिस्क इन्वॉल्व। देखो, इसमें भी वो उतना ही रिस्क होता है जितना कि गुडविल में होता है। बिजनेस के अंदर कुछ ज़्यादा रिस्क होता है गुडविल से ज़्यादा, गुडविल में बल्कि कम होता है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? कभी तो बढ़ते चले आता है। गुडविल विल बी मोर देन। जितनी तुम्हारी गुडविल बढ़ेगी उतना तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा सालों साल। अब आ जाते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, और बाकी तो इतने ही पढ़ लो बहुत है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में क्या है? एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब मान लो आपने एक फर्म खोली है, आपने उस गुडविल को किसी और को बेच दिया तो उसके लिए हो गया परचेज, उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तुमने खुद से उसको नाम बनाया है, खुद से तुमने दुकान खोली हो और उसको आगे सालों साल चलाया तब तुम्हारी गुडविल बनी है, उसे बोलते हैं परचेज। मतलब सीधा खरीद लिया किसी से बनी बनाई गुडविल को। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करना क्यों ज़रूरी है? पहला, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब इसको एग्जिस्टिंग पार्टनर में रेशियो चेंज हो रहा हो तब कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, या फिर न्यू पार्टनर आ रहा हो तब ज़रूरी है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो तब ज़रूरी है, या फर्म बिक रही है तब ज़रूरी है, और फर्म किसी अनदर फर्म से जुड़ रही है तब। और इसको वैल्यूएशन करने के 3 मेथड हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको ऊपरी पढ़ना है, इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ गुडविल लिखा, एवरेज प्रॉफिट गुणा कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, बस। इसका अगला पॉइंट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कहाँ है? सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? जिसमें एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एवरेज तो मान लो, मतलब 4 का मान के चलो एवरेज, तो एवरेज से ज़्यादा जहाँ प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट। ये पूरा निकालने का है प्रॉफिट है गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट से। पहले तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला लगाना है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के निकलता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दो, जो बच के आएगा वो निकलेगा सुपर प्रॉफिट। अब हमें निकालना है गुडविल, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल तक उसका बिजनेस चला है उसको गुणा करो सुपर प्रॉफिट से, तो हमारा निकल जाएगा गुडविल। ओके, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब क्या है? नहीं, ये रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये इसमें 2 तरह के मेथड होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है? ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे निकलता है। ओके, ये देखो कैसा है इसका फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमें कब काम आता है? ये हमें तब काम आता है जब हमारी कैपिटल कम पड़ रही हो, फिर उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो हम उसमें एवरेज प्रॉफिट छोड़कर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बना है। इसका सीधा फॉर्मूला था गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस। हाँ, तो अगला हमारा टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटिव प्रॉफिट। रिजर्व मतलब होता है हमने पहले से ही कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कहीं आगे मान लो कुछ दिक्कत आ गई तो उसमें पैसे काम आ जाए। एक्युमुलेटिव प्रॉफिट जो सुपर प्रॉफिट से पैसा निकलता है उसे बोलते हैं एक्युमुलेटिव प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला पॉइंट, अगर मान लो उसमें क्या रहा है ट्रांसफर रिजर्व एंड एक्युमुलेटिव प्रॉफिट, तो फॉर्मूला बनता है रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब होता है वैल्यू बढ़ता घटते जाना। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जो फर्म को चला रहे हैं उनके बीच में बढ़ता है सब। आ गए एक्यूमुलेटेड लॉस, जो बाकी सारे लॉस है वो कहाँ बढ़ते हैं, जिसमें वो बढ़ते हैं ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाता है और जो लॉस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। बस इसमें तो बस इतना ही टॉपिक है। तो अब हमें आता है अगले टॉपिक में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब होता है मान लो किसी पार्टनर है, वो कोई एम्प्लॉय है, उसको एक्सीडेंटली कुछ हो गया, उसके लिए जो पैसा बचाया होता है ना वो उस पर लगा दिया जाए, उसे बोलते हैं कंपनसेशन रिजर्व। मान लो वो एक्सीडेंट हो गया, अब उसके लिए पैसा चाहिए तो वो फर्म देती है उसके लिए पैसा। अब इसमें 4 केस है। इफ़ देर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर मान लो चोट लगने में पैसा नहीं मिला तो सिंपल एंट्री होती है, वो होती है WCR अकाउंट डेबिट, इसे शॉर्ट फुल फॉर्म में WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिस पार्टनर के लगी है। अगला पॉइंट है इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लोअर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो मिलना चाहिए उसे 50,000 और मिला उसे 40,000, तो ये वाला केस लगाया जाता है। इसका फॉर्मूला बनता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तीसरा पॉइंट है इफ़ द क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर मान लो 50,000 देने हैं और 50,000 ही मिले हैं तो सिंपल एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगला पॉइंट इफ़ द क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर मान लो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए 50,000 और कंपनी ने दे दिए 60,000, तो उसमें उस केस में एंट्री होती है ये वाली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट हो जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है वो भी डेबिट, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या होता है वो क्रेडिट हो जाता है। फिर इसकी अगली एंट्री आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और रिवैल्यूएशन क्या होता है क्रेडिट हो जाता है। मतलब रिवैल्यूएशन क्या होता है, ये होता है एसेट और लायबिलिटी को घटते बढ़ने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो इसमें लिखा जाता है, अगर लॉस होता तो नहीं लिखा जाता। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है, कोई कंपनी है उसमें हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करा, हमने इस बेस से इन्वेस्ट करा कि वो पैसा में बढ़ के आएगा, तो ये भी इसके भी 3-4 पॉइंट हैं, तो देख लो। व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, अगर मान लो बुक वैल्यू है 50,000 और मार्केट वैल्यू भी उतनी है तो उस केस में एंट्री होती है IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकंड पॉइंट व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कम है, मान लो बुक वैल्यू 50,000 और मार्केट वैल्यू चली 40,000, तो उस केस में एंट्री क्या होती है, उस केस में होती है IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तो बात, ये पॉइंट मत पढ़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला तीसरा पॉइंट इसमें बोल रखा है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, क्या बोल रखा है, बुक वैल्यू से ज़्यादा है मार्केट वैल्यू, यानी बुक वैल्यू में 40,000 और मार्केट वैल्यू 50,000, उस केस में कौन सी एंट्री होती है, उस केस में एंट्री होती है IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ज़्यादा है उसको घटाना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ये देखो अब हमें बस केवल सिंपल एंट्री चाहिए, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब हम विश्लेषण करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, अभी बस फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा समझ लो। तो अगला टॉपिक है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में दो पॉइंट हैं। पहला है व्हेन रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्या है जनरल रिजर्व को सीधा क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देना है, पार्टनर्स में बांटने की एंट्री सीधा होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और सारे पार्टनर में बांट देना। अगली होती है अगर हम कैपिटल में ट्रांसफ़र ना करें, अगर हम जब कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो तीनों के तीनों पार्टनर आपस में क्रेडिट डेबिट होकर बांट देते हैं। जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है और जो गेन करता है वो डेबिट होता है। ये देखो ये एंट्री, ये सेवक गेन कर रहा था तो इसे डेबिट कर दिया और ये सेक्रीफाइस कर देते थे क्रेडिट कर दिया। ये देखो बराबर हो गया 7,2543। तो और इसमें ज़्यादा ये है बस। अगले टॉपिक, तो अगला टॉपिक हमारा अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इसका मतलब है कि एसेट और लायबिलिटी की घटती बढ़ती वैल्यू को सही करना, उसमें जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसे तीनों पार्टनर में बराबर बांटना। तो इसकी कुछ एंट्रीज हैं वो पास की गई हैं। अगर एसेट की वैल्यू घटेगी तो उसका होगा एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, उल्टी हो जाती है एंट्री। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, अगर घटती है तो लायबिलिटी टू
रिवॉल्यूशन, ये चलता है। प्रॉफिट में कुछ उल्टा केस हो जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो हम सीधा लिखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी जगह लॉस होता है तो ये एंट्री क्या होती है, पलट जाती है, उसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट कुछ ऐसा होता है। अगर एसेट की वैल्यू घट रही है तो इधर लिखी जाती है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो इधर लिखी जाती है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर लिखी जाती है, जबकि अनरिकॉर्डेड एसेट इधर लिखी जाती है। इसमें क्या लायबिलिटी घटती है तो इधर लिखी जाती है, और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो इधर लिखी जाती है क्रेडिट साइड। अगर इधर आंसर आता है तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट, अगर इधर ज़्यादा वो होती है, इधर कमी होती है तो इधर बोलते हैं लॉस। और ये तीनों पार्टनर में बराबर बढ़ जाता है रेशियो के हिसाब से। अगर रेशियो गिवन नहीं होता तब उनसे 1:1:1। तो गाइस यहीं से आपका थ्योरी वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर का नाम था जो आपको मैंने शुरू में बता दिया था। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों पे और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।